हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा 2024। ये देखिए, जो इंटरमीडिएट का सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 में हुआ है, इस पेपर को आज हम लोग हल करेंगे। ठीक, तो देखें, यहाँ आप देख सकते हैं इस पेपर को आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इसमें ये जो आपका इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन होता है, यह आपका जो बोर्ड फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होता है उससे पहले लिया जाता है। इसमें अगर बच्चे अब्सेंट होते हैं या फिर जैसे इसमें अगर नहीं वो पासिंग मार्क ला पाते तो उनका जो फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम है उसका एडमिट कार्ड रोक दिया जाता है। तो इसलिए इसमें उपस्थित होना भी आवश्यक है और साथ में इसमें पासिंग मार्क भी लाना होता है। तो इसलिए इसको आप देखें, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। पेपर तो ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है और इसमें देखिए पूर्णांक जो होता है वो 70 होता है, पूर्णांक 70। और जो यहाँ टोटल प्रश्न होते हैं, टोटल प्रश्न तो 96 होते हैं। जैसे 70 तो बहुविकल्पी हो गया 70, लेकिन 70 नहीं करना है। 70 बहुविकल्पी, 20 आपके हो गए ये लघु उत्तरी और 6 होते हैं दीर्घ उत्तरी। लेकिन सभी नहीं करना है। इसमें देखें, आपको मिलेगा, आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि जो आपका ये 1 से लेकर के 70 तक के प्रश्न हैं ये बहुविकल्पीय हैं और इनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। कितने का? 35 प्रश्नों का केवल उत्तर देना होता है। और साथ में आपको देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्न जो है ये आपका सेक्शन ए हो गया। आपको दिखा देते हैं एक बार पेपर। ये 70 क्वेश्चन तो ये हो गया आपका 70 क्वेश्चन। देखें, ये 66, देखिए ये 70 हो गया, 70 क्वेश्चन ये हो गया। अब इसके बाद आपको सेक्शन बी देखने को मिलता है जिसमें 20 प्रश्न हैं लघु उत्तरीय, लेकिन इसमें से किन्हीं 10 प्रश्न का उत्तर देना होता है और प्रत्येक के लिए 2 अंक यहाँ निर्धारित है। उसमें 35 करेंगे 70 में से तो 35 अंक निर्धारित होगा। तो इस तरीके से यहाँ 20 और वो 35 है ना, जोड़ते रहिए। और इसके बाद यहाँ आपको मिलेगा ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये 21 से लेकर 26 तक दिए गया है। इसमें से केवल कोई भी 3 प्रश्न का उत्तर देना होता है और प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो ये 15, ये 35, 15, 35, 15 ऐसे जोड़ दीजिए तो आपका हो गया कितना, 50, और 20 वहाँ से तो 20 और 50, 70 हो गया। तो इस तरीके से एक एक करके हम लोग अब सारे क्वेश्चन हल करेंगे। ध्यान देना है क्योंकि ये वीडियो जो है उद्देश्य ये रहेगा कि सारे क्वेश्चन हल करें जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, है ना। अलग अलग सारे क्वेश्चन हैं तो उनसे कुछ न कुछ सीख मिलेगी आपको। तो सेक्शन ए में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप ज़रा चेक करें। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। अब घनाकार यानी कि देखिए द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिसेस इन ए क्यूबिक क्रिस्टल में पूछा है, केवल घनाकार वाले में।
तो ये अगर पूछा है तब तो केवल 3 होगा, ध्यान दीजिए, केवल 3। इसमें 3 तरीके का प्रश्न आता है, ध्यान दें। और तीनों, जैसे अगर पूछा है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है, यानी नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिसेस इन ए क्यूबिक क्रिस्टल इज, तब तो हो गया 3 ये, ठीक है। अगर पूछ लिया क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं, है ना, नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम अगर पूछेगा तब तो 7 कहना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 3 प्रकार का प्रश्न पूछता है और एकदम ये फंसाने वाला होता है। और अगर पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ लैटिस अरेंजमेंट्स इन डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम, टोटल नंबर ऑफ लैटिस अरेंजमेंट्स इन डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम, तब 14 बताना है, तब ये 14 बता देना है, ठीक है। और 7 क्या है, तो वो क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं, क्रिस्टल सिस्टम 7 हैं, है ना। और अगर पूछा टोटल नंबर ऑफ लैटिस अरेंजमेंट्स इन डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम, यानी विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम में कुल कितने ये लैटिसेस यानी जालकों का अरेंजमेंट होता है, तो टोटल वो तो हो गया 14। यहाँ घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालक की संख्या 3, और ये 3 कौन कौन से हैं, तो 3 आपको पता है कि एक तो प्रिमिटिव होता है, साधारण जिसे आप कहते हैं, दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है जिसे आप काय केंद्रित घनीय कहते हैं, है ना। और तीसरा आपको पता है FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। तो याद रखे रहें, इसका ऑप्शन ए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न देखें, दूसरे प्रश्न में निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण, क्रिस्टल जो हो, देखिए क्रिस्टलीय और एक एमार्फस होता है जिसे आप अक्रिस्टलीय कहते हैं। तो यहाँ क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है, अर्थात अक्रिस्टलीय का होना चाहिए तब। तो विभिन्न दिशाओं में समान गुण, ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण एकदम नहीं है, ध्यान दीजिए। विभिन्न दिशाओं में समान गुण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं होता, जबकि सुस्पष्ट गलनांक होता है और निश्चित ज्यामितीय आकृति भी होती है और उच्च अंतराणविक बल भी होता है। तो ये पहला वाला इसमें ये आपका सही हो जाएगा, ध्यान दें। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में काय केंद्रित घनाकारिकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता, इफिशियंसी ऑफ पैकिंग इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड में देखिए, इसको सिंपल याद रखे रहिए। यहाँ पर पूछा है इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता पूछ रहा है। अगर प्रतिशतता पूछता, तब तो आप सिंपल के लिए बता देते, ये सिंपल के लिए आप बता देते कि सिंपल में होता है कितना प्रतिशत में। अगर पूछता तो 52.4% आप बता देते। और अगर BCC के लिए पूछता, BCC के लिए तो 68%। और अगर FCC पूछ लिया, FCC के लिए 74%, ठीक है। और अगर इसमें भी यही प्रगुणता पूछ रहा है, प्रगुणता यानी इफिशियंसी, तो पैकिंग इफिशियंसी, तो यहाँ पर आप वही 100 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही तो पूछ रहा है BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। BCC मतलब ये, तो 100 से भाग देंगे तो वही कितना आ जाएगा, 0.68 आ जाएगा, ठीक है। प्रतिशत पूछता तो 68% है, लेकिन यहाँ इफिशियंसी केवल पूछा है तो 100 से भाग दे देंगे उसी में जितना प्रतिशत आता है। और साधारण वाले का 52.4% है
और FCC यानी फलक केंद्रित घनी का 74%। तो याद रखे रहिए इसको। अच्छा, अगला है चौथा क्वेश्चन, आप जरा देखें, फोर्थ क्वेश्चन। विलायक के 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में घुले हुए विलेय की मोलक संख्या को क्या कहते हैं? मोललता। ये तो बहुत ही आसान सा है, मोललता कहा जाता है इसको। मोललता अलग है, मोल प्रभाज अलग है। इन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, हम उसको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अणुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है? अब इसमें अणुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण पूछ रहा है तो आसान सा है। अणुसंख्य गुणधर्म कितने होते हैं? 4। कौन कौन सा होता है? एक तो आप याद रखिए, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा हिमांक में अवनमन, तीसरा क्वथनांक में उन्नयन, चौथा विलयन का परासरण दाब। तो ये इतना याद रखे रहना है। तो क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, ध्यान दें, उन्नयन मतलब वृद्धि, ठीक। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, इसके अलावा विलयन का परासरण दाब। तो ये 4 हैं, कभी पूछा जाए तो इसको बताएंगे आप। अगला क्वेश्चन, छठा प्रश्न देखें। निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन का उदाहरण है? अब देखिए, आदर्श विलयन किसे कहते हैं आपको पता है? आदर्श विलयन वह कहलाता है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। अब रही बात उदाहरण की, तो आप सजातीय आप चेक करिए, सजातीय श्रेणी कौन किसके पास, जैसे ये यहाँ पर क्या है, एल्कोहल है और जल है। एल्कोहल जल, एक ये कार्बनिक है और ये अकार्बनिक तो नहीं हो सकता। ये नाइट्रिक, देखें ये नाइट्रिक अम्ल है, ये अम्ल है और जल है, नहीं। अच्छा, यहाँ पर जरा देखें, ये क्या है? CHCl3, CHCl3 मतलब क्लोरोफार्म है, और ये देखिए कीटोन है, कीटोन और फिर क्लोरीन का यौगिक नहीं हो सकता। यहाँ पर ये है, यही है आदर्श विलयन। अब जैसे आदर्श विलयन में सजा, जैसे यहाँ पर अगर दिया होता ये एथिल एल्कोहल मेथिल एल्कोहल तो हो जाता, ठीक है, एथिल एल्कोहल मेथिल एल्कोहल हो जाता। सजातीय में होना चाहिए, ये कहने का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है? ये देखिए, ये दोनों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, दोनों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और दोनों विलायक हैं। तो ये एक सजातीय मिल रहा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दोनों हैं। तो ये तो टॉलुइन है और ये बेंजीन है, तो ये हो जाएगा, ठीक, याद रखे रहना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर निम्नलिखित में किसके 0.1 मोलर घोल का परासरणी दाब सबसे अधिक है? इसमें सबसे अधिक किसमें है? देखिए सिंपल सी बात है, परासरणी दाब जो होता है इसके लिए फार्मूला तो होता है कि आप निकाल दें पाई इज इक्वल टू CRT या CST, CRT लिखिए या CST। अब इसमें यही जानते हैं, आई आप वांठा गुणांक से आप गुणा कर देते हैं, यानी कि इसमें आयन चेक करिए, आयन चेक करिए कितने हैं, आई से गुणा कर देते हैं ये, और आई क्या है? आयन जिसमें ज़्यादा होगा। अब सिंपल, ये सब तो बराबर ही है सब में। आई देखिए, आयन जिसमें ज़्यादा होगा, तो इसमें अगर कैल्शियम देखें 1 और 2 क्लोरीन के, तो टोटल 3 आयन यहाँ मिल रहा है, और K+Cl- में इसमें 2 आयन मिल रहा है। ग्लूकोज आयोनाइज ही नहीं होगा, यूरिया आयोनाइज ही नहीं होगा, तो सबसे ज़्यादा आयन तो ए में मिल रहा है, इसलिए इसका परासरण दाब जो होगा वो सबसे अधिक होगा। देखिए 8वां प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन चेक करिए। एक फैराडे की विद्युत धारा
CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है 1 फैराडे विद्युत धारा। अब देखिए जो CuSO4 है इसमें इसको आयोनाइज करेंगे ना तो Cu2+ देगा। क्या देगा? Cu2+। और इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन आप देते हैं तो एक कॉपर का एक परमाणु ये मिलेगा। और ये कॉपर का हम लोग जानते हैं कितना होता है, 63.5 लगभग आप मान के चलिए। ये इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। अब लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर 2 फैराडे हो जाएगा। ये 1 फैराडे की विद्युत धारा कह रहा है। तो 1 फैराडे हम लोग जानते हैं 96,500 कूलम होता है। तो यहाँ पर 2 फैराडे ये जान लीजिए 2 फैराडे के बराबर ये आया है, ये 2 फैराडे। तो 1 फैराडे का अगर आप निकालेंगे तो इसमें भाग दे देंगे तो 31 दशमलव कुछ आ जाएगा। और 31 दशमलव यहाँ मिल रहा है, 31.76 ये तांबा का मात्रा को ये क्या करेगा, मुक्त करेगा। तो याद रखना है इस तरीके से इसको समझ करके। 9वां क्वेश्चन आप जरा देखें। 9वां प्रश्न, किसी विद्युत रासायनिक सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल का मान निम्नलिखित में कौन होना चाहिए। अब देखिए आप लोग बहुत पहले से ही पढ़े होंगे कि एक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी बराबर होना चाहिए। निगेटिव अगर होता है तब तो कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन स्वतः होती है ना। कोई भी अगर रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जो दोनों दिशाओं में होकर चलती है, तो वह तो तब होगी क्या, स्वतः अपने आप होगी। ठीक है। और हम लोग एक फार्मूला भी पढ़े हैं कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट। ठीक है। N क्या है यहाँ, वही इलेक्ट्रॉन जितना निकालता है या फिर ग्रहण करता है। और F क्या है, फैराडे। और देखिए और E नॉट क्या है, यही E नॉट विद्युत वाहक बल है। ठीक है। और डेल्टा जी क्या है, ये सब स्टैंडर्ड में है ना, मानक में। नॉट लग गया तो मानक में आप बताएंगे। तो ये तो आपका हो गया मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। तो देखिए जब डेल्टा जी नॉट जो है ये निगेटिव कब हो सकता है, जब ई नॉट जब धनात्मक होगा। और ई नॉट मतलब विद्युत वाहक बल का मान ही तो पूछा है। जब ये धनात्मक होगा तभी ये ऋणात्मक हो सकता है डेल्टा जी नॉट। इसलिए धनात्मक इसमें करना जरूरी है, तभी हो सकता है रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए अर्धसेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव यहाँ देख लीजिए। ये इंग्लिश वाला ही देख सकते हैं या कोई भी देख लीजिए। देखिए ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाफ सेल अगर दिया है। अच्छा यहाँ तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दोनों रिएक्शन में देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अच्छा ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और जबकि आप लोग जानते हैं कि जो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो कैसा होता है, वो रिडक्शन पोटेंशियल उसमें दिए रहता है। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, इसी रिएक्शन को आप उल्टा लिख दीजिए। ठीक है, कैसा लिख दीजिए, जैसे यहाँ यही पलट दीजिए, यानी आप ऐसे लिखेंगे Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये Zn तो आ जाएगा, लेकिन इसका E नॉट कितना हो जाएगा,
ई नाट हो जाएगा ये माइनस में ई नाट कैसे हो जाएगा -0.76 माइनस में 0.76 यही रिएक्शन ऐसे देखिए इधर की तरफ आपको लिख देना है। ठीक है, ये इधर की तरफ आपको कर देना है तो ये -0.76 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे में आप लिखेंगे Fe2 प्लस और +2 इलेक्ट्रॉन तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe में और ये इसका ई नॉट जो होगा वो भी जो प्लस में दिया है ये माइनस में हो जाएगा माइनस में 0.41 वोल्ट हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं एक फार्मूला क्या है, वही ई नॉट सेल हम लोगों को पता है। ई नॉट सेल जो होता है वो क्या होता है, ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, है ना ये। अच्छा, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे अब यहाँ देखिए जिंक दिया है और आयरन दिया है, कहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ पे अपचयन। इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो ऊपर होगा, ध्यान दें, जो ऊपर होगा या जिसका मान जितना ज़्यादा माइनस में होगा वही क्या है, जैसे जिसका मान जितना ज़्यादा माइनस में होगा वहीं ऑक्सीकरण होगा, वहीं क्या होगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन यहाँ होगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा यहाँ। ठीक, यहाँ रिडक्शन हो जाएगा इस रिएक्शन में। तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ केवल इतना जानना है कि ऑक्सीडेशन जहाँ होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण जहाँ होता है वही है आपका एनोड, वही एनोड है। या तो इसका ट्रिक भी है लोन, LOAN, L मतलब लेफ्ट साइड, O मतलब ऑक्सीडेशन, A मतलब वही एनोड है, वही निगेटिव है। तो ऑक्सीडेशन वाला एनोड है, यानी ये वाला एनोड है और ये वाला कैथोड है। तो कैथोड माइनस एनोड, ध्यान दें, कैथोड माइनस एनोड। तो ये सब माइनस में हो जाएगा जब, तो हो जाएगा माइनस, ई नॉट सेल निकाल दीजिए आप डायरेक्ट अब। ठीक है, -0.41 और माइनस ई नॉट आपका हो गया ये कैथोड, और अब माइनस एनोड, ये वाला एनोड का है तो ये माइनस में हो जाएगा। अभी हम आपको लिख के बताए थे 0.76। ठीक है, तो निकालेंगे जब -0.41 और माइनस ये प्लस में चेंज हो जाएगा 0.76। तो ये प्लस माइनस और बड़ी संख्या ये है, तो इसमें से जब आप 0.76 में से 0.41 घटाएंगे तो ये आ जाएगा क्या, ये 0 प्लस में 0.35 आएगा, प्लस में आ जाएगा ये। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही होगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में जानकारी लेने के लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, और अगर आप शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो शॉर्ट वाला तो यहाँ कोई विकल्प नहीं है। ठीक, देखें 11 नंबर का प्रश्न है, जंग है पाउडर लोहा, तो ये तो आप इसको आप आयरन ही कह देते हैं। फेरिक ऑक्साइड को आप Fe2O3 बोल देते हैं। फेरस ऑक्साइड FeO है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड क्या है, Fe2O3.XH2O। ठीक, तो इस तरीके से ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या सही होगा, डी वाला, यही है आपका Fe2O3 इसी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को आप जंग या रस्ट कहते हैं।
12 नंबर का प्रश्न आप जरा देखें, सेतु लवण में निम्नलिखित में किसका उपयोग होता है? सेतु लवण, ध्यान दें, सेतु लवण में अगर आप देखें ये इसका क्या काम होता है? सेतु लवण का ये सामान्यतः जो होता है आप जानते हैं ये उदासीन करता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है उसको, यानी दोनों साइड ये क्या करता है, उदासीन बनाए रखता है ये तो सेतु लवण। और इसमें उपयोग होता है, जैसे देखें दो ये आयन जो है KOH और HCl से मिलकर बना है, ये दोनों स्ट्रांग वाले हैं तो ये उदासीन किया रहेगा। ये ए, ऑप्शन ए सही है, KBr, और ये सामान्य रूप से KCl का ही उपयोग होता है, जानते रहिए। 13 नंबर का प्रश्न आप जरा देखें, 13 नंबर, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। देखिए जब कभी वेग स्थिरांक, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब वेग स्थिरांक कहता है तो वेग स्थिरांक यानी रेट कांस्टेंट है तो हमेशा टेम्परेचर, ये बात अभी याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि अगर वेग केवल कहे, केवल अगर वेग पूछे कि वेग जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता पर, अभिकारक की सांद्रता पर ये निर्भर करता है केवल क्या, ये निर्भर करता है वेग, और यहाँ वेग स्थिरांक पूछा है तो ये टेम्परेचर पर यानी तापमान पर, तापमान बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक भी बढ़ेगा, याद रखना है। और वेग ये अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है? तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, सिंपल सब क्वेश्चन ये होता है। 15 नंबर का प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित में कौन भिन्नांक हो सकता है? तो अभिक्रिया की कोटि जो होती है ये प्रायोगिक मान है, ये सैद्धांतिक नहीं है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है और ये है सैद्धांतिक, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, इसको याद रखे रहिए। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है और ये क्या हो सकता है, जीरो भी होता है, भिन्नांक भी होता है, ठीक है, पूर्ण संख्या भी होता है, लेकिन ये आणविकता हमेशा पूर्ण संख्या रहेगी। 16 नंबर का प्रश्न आप जरा देखें, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडिक कणों का गमन कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से अगर कोलाइडिक कण का गमन हो रहा है तो वही उसी को इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी वैद्युत कण संचलन उसी को कहते हैं, ठीक है, यही डी ऑप्शन सही होगा। और कभी अगर पूछता है कि अपोहन क्या है, अपोहन तो सिंपल है, देखिए अपोहन किसे कहते हैं? तो कोलाइडी विलयन से वैद्युत अपघट्यों की अशुद्धि को, अगर आप चाहे तो जैसे ये चर्म पत्र या जातव झिल्ली कहते हैं, उसके द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? जब किसी माध्यम में ये टिंडल प्रभाव अगर कोई पूछे तो बताएंगे जब किसी माध्यम में छोटे छोटे कण होते हैं और प्रकाश की किरण उससे गुजरती है तो प्रकाश का बिखराव होता है, ठीक है, और इसी प्रभाव को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। और पायस अगर कभी पूछ लिया जाए क्या है पायस, तो इसमें आप बताएंगे कि दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से मिलकर ये पायस बना होता है और ये पायस एक प्रकार का मिश्रण होता है। इसके बहुत से एग्जाम्पल जैसे दूध है, क्रीम है, मक्खन है, ठीक, चॉकलेट है, ये सब क्या है, ये सब पायस के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर पूछा था कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है तो वैद्युत कण संचलन। 17 नंबर का प्रश्न आप जरा देखें, ये भौतिक अधिशोषण में किस प्रकार बल कार्य करता है? तो भौतिक, हाँ देखिए ये 17 नंबर का क्वेश्चन आप जरा ध्यान से देखें, भौतिक अधिशोषण में किस प्रकार बल कार्य करता है? तो सिंपल है, भौतिक अधिशोषण पूछ रहा है तो वान डर वाल बल कार्य करेगा, ठीक।
भौतिक अधिशोषण पूछ रहा है तो क्या है, वान डर वाल बल कार्य करेगा। अब आगे जरा देखें, यहाँ 18 नंबर का प्रश्न एंजाइम है। एंजाइम क्या है, तो एंजाइम देखिए सिंपल होता है, प्रोटीन ही आपका एंजाइम कहलाता है। प्रोटीन एंजाइम कहलाता है, प्रोटीन से ही ये सब मिल्क बने होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, वह पदार्थ जो जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है उसी को सर्फेक्टेंट कहते हैं, पृष्ठ सक्रिय कहते हैं। वह पदार्थ जो जल का पृष्ठ तनाव कम कर दे, है ना, जो अवक्रिया की दर घटाता है वो तो उत्प्रेरक यानी सक्रियण ऊर्जा अगर कम कर दे तब उत्प्रेरक हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, पृष्ठ तनाव कम कर देता है तो पृष्ठ सक्रिय सर्फेक्टेंट कहेंगे, याद रखे रहना है। अगर कहता कि सक्रियण ऊर्जा को घटा दे तब उत्प्रेरक। 20 नंबर का प्रश्न आप जरा देखें, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, तो लायोफिलिक कोलाइड तो इसमें ये कोहरा नहीं है, लायोफिलिक कोलाइड नहीं है तो क्या है, ये लायोफोबिक है ना, लायोफिलिक कोलाइड नहीं है इसका मतलब लायोफोबिक है, याद रखें। 21 नंबर प्रश्न आप जरा देखें, अयस्कों के प्रगलन में गालक, अयस्कों के प्रगलन में गालक का कार्य क्या है, ये तो यही है, रिमूव गैंग्यू, ठीक है, यानी कि अशुद्धियों को दूर करना, इम्प्योरिटी को दूर करना। गैंग्यू क्या है, वही धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर इन सबको सामूहिक रूप से हम लोग क्या कहेंगे, गैंग्यू कहते हैं, ठीक। 22 नंबर का प्रश्न आप जरा ध्यान दें, 22 नंबर क्वेश्चन, थर्माइट विधि में अवकारक है, इन थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज, रिड्यूसिंग एजेंट एल्यूमिनियम होता है थर्माइट प्रोसेस में, याद रखे रहें। 23 नंबर का प्रश्न है, कापर धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित में किस अयस्क से होता है, तो कापर धातु का जो है ये कापर पाइराइट है, कापर पाइराइट का फार्मूला क्या है, CuFeS2, ठीक है, मुख्य यही है। और वैसे आप देखेंगे तो क्यूपराइट भी कापर का है, इसका फार्मूला है Cu2O, लेकिन ये सब मुख्य में नहीं है, मुख्य कापर पाइराइट है। और वैसे देखेंगे तो ये कापर ग्लांस भी कापर का ही है ना, Cu2S कापर ग्लांस। मैलेकाइट जो होता है, देखिए यहाँ लिख रहे हैं, इसका ऑप्शन यही सही है, मैलेकाइट का फार्मूला जरा देखें, फार्मूला बस देख लीजिए, CO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CO3 इंटू OH का होल ट्वाइस, ये आपका मैलेकाइट है, जानते रहिए। एक होता है एजुराइट, अगर यहीं 2 लगा दीजिए, शुरू में यहीं 2 अगर लगा दीजिए तो ये पूरा एजुराइट हो गया, और 2 हटा दीजिए तो मैलेकाइट हो गया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जानते रहिए। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 24 नंबर का प्रश्न देखें, 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तन विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है, तो ये लीचिंग प्रोसेस आप सुने होंगे, इसमें विशेष रूप से चाहे ये Ag हो चाहे Au हो, इन दोनों में ये यही लीचिंग प्रोसेस में सोडियम साइनाइड का एक तनु विलयन बना देते हैं और उसी में ये Ag या Au को मिलाते हैं, ठीक है, घोलते हैं, तो इस तरीके से इसको लीचिंग प्रोसेस कहा जाता है, जानते रहिए। नेक्स्ट देखें 25 नंबर का प्रश्न जरा ध्यान दें, 25 नंबर क्वेश्चन, अमोनिया गैस निम्नलिखित में किसके द्वारा शुष्क किया जाता है, तो अमोनिया गैस के लिए हम अगर इसको यूज करें कैल्शियम ऑक्साइड तो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि अगर सांद्र H2SO4 या CaCl2 या P2O5 लेंगे तो ये उससे क्रिया कर लेता है, इसीलिए कैल्शियम ऑक्साइड हम लेते हैं, ध्यान दें, CaO। और फास्फोरस अणु का सूत्र, फास्फोरस अणु का P4 होता है, ये तो आप जानते हैं।
P4 निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है? सबसे कम वाष्पशील इसमें याद रखे रहिए, जैसे ये सल्फर H2S सल्फर वाला ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे कम वाष्पशील है, याद रखे रहें, वेरी इम्पोर्टेंट है, सबसे कम। सबसे कम वाष्पशील यही होगा। और यहाँ हाइड्रोजन बंध के कारण ये सबसे ज़्यादा वाष्पशील होगा। ये बात नहीं, यहाँ पर सबसे कम पूछा है ना, सबसे, हाँ सबसे कम तो यही होगा, ठीक है, सबसे कम वाष्पशील। और सबसे अधिक अगर पूछेगा, सबसे अधिक, अब आप सोच रहे थे कि ये सबसे कम होगा, लेकिन हाइड्रोजन बंद होने के कारण ये ध्यान दीजिए सबसे कम नहीं हुआ। हाइड्रोजन बंद यहाँ कार्य करता है तो ये सबसे कम नहीं, ये देखिए वाष्पशीलता ये इसकी सबसे कम होनी चाहिए थी नियमानुसार अगर आप देखें, लेकिन ये वेपर नहीं बनाता है ना, होनी चाहिए थी इसी की, लेकिन नहीं हो पाता, हाइड्रोजन बंद यहाँ कार्य करता है। तो सबसे कम तो H2S की ही होती है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो OSSETEPOTE, हाँ इसका हो सकता है, आप चेक कर लेंगे उसको। 28 नंबर का क्वेश्चन आप जरा देखें, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? तो याद रखे रहिए यही, अगर कभी इससे हाइड्रोजन जुड़ा रहे HF H2O NH3 या कहीं OH एल्कोहल में कहीं भी इस तरीके की, या NH2 आपको एमीन में एमाइड में कहीं भी देखने को मिल जाए, उन सब में हाइड्रोजन बंद होगा, लेकिन HCl में तो नहीं होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सी आपको याद रखना है। 29 नंबर का क्वेश्चन आप देखें, निम्नलिखित में कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? शून्य इस समय तो यहाँ पर फ्लोरीन में शून्य भी है, F2 में शून्य है, इसके अलावा अगर ये किसी के साथ रहता है जैसे HF के साथ है तो -1, और कहीं भी अगर है तो ये -1 ही दिखाता है, अणु के रूप में अगर है तो शून्य दिखाता है बस। जबकि ये Cl2 I2 Br2 ये सब और भी विभिन्न प्रकार के ये दिखा सकते हैं। तो याद रखे रहिए ऑप्शन बी सही होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ XeF2 की संरचना होती है। देखिए जब संरचना पूछ रहा है तो ये तो लीनियर होगा, कैसा होगा? लीनियर, क्योंकि इसमें जब ये कोई लोन पेयर संरचना में जो पूछता है, स्ट्रक्चर पूछता है, तो लोन पेयर का कोई लेना देना नहीं, वो सब उसमें इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन ज्यामिति अगर पूछता तब इंक्लूड कर लेते। तो इस तरीके से याद रखे रहें, इसका तो रेखीय होगा यानी लीनियर। 31 नंबर का प्रश्न आप देखें, जलीय घोल में निम्नलिखित में कौन आयन रंगीन है? अब रंगीन होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो डी ट्रांजिशन होगा, तभी तो वो रंगीन बन होगा। अब जिंक में 30 में से 2 चला गया तो आप जान रहे हैं 4s2 चला गया, 3d10 ये तो जोड़े में है। और इसमें भी देखिए एक्सेप्शनल वाला केस है, तो 4s1 बाहर हो जाता है और 3d10 तो एक जाएगा, 3d10 बचेगा, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब यहाँ देखें 4 इलेक्ट्रॉन निकाला है टाइटेनियम का, स्कैंडियम टाइटेनियम 22, अब 22 में से 4 गया तो 18 बचा, 18 बचा तो निश्चित रूप से आप जान रहे हैं डी में तो बचा ही नहीं, और साथ में पेयर्ड हो गया, तो इसलिए इसका ऑप्शन अब यही वैनेडियम होगा। ध्यान दीजिए वैनेडियम 3+, ठीक है। और क्यों होगा तो आप जान रहे हैं प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू डी ट्रांजिशन के कारण, ये डी ट्रांजिशन कारण कलर्ड होगा, ठीक है, जानते रहे। 32 नंबर का प्रश्न आप जरा ध्यान दें, प्रथम संक्रमण तत्व है, सिंपल एकदम स्कैंडियम, इसमें कुछ सोचना नहीं है, स्कैंडियम आपका। 33 नंबर देखें, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक? विद्युत सबसे अच्छा सुचालक चांदी सुने होंगे आप, अर्जेंटम यहाँ है। 34 नंबर प्रश्न देखें, पीतल निम्नलिखित में किसका मिश्र धातु है? कापर जिंक होता है, आपको पता है 70% लगभग कापर और 30% लगभग जिंक, तो ये पीतल बना लेता है।
35 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लिगैंड होते हैं, सभी लिगैंड, ये लुईस क्षार यानी भस्म जिसे आप कह रहे हैं, लेविस बेसिस होते हैं, क्योंकि या तो न्यूट्रल अगर रहेंगे तब भी लोन पेयर देंगे, अगर निगेटिव होते हैं तब भी लोन पेयर, और लोन पेयर दाता को हम क्या कहते हैं, लुईस क्षार ही कहते हैं, है ना, लुईस क्षार कहेंगे, तो जानते रहिए बी। 36 नंबर का प्रश्न आप जरा देखें, क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है, क्लोरोफिल में तो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम Mg, ठीक है, मैग्नीशियम 2+ के रूप में होता है। कोबाल्ट साइनोकोबालामिन, ये तो विटामिन B12 में होता है। लोहा आपको पता है कहाँ है, हीमोग्लोबिन में Fe2+ के रूप में पाया जाता है, तो ये सब याद रखे रहा, पूछ लेता है कभी कभी। 37 नंबर का प्रश्न, CuH2O का होल 4 पर 2+ आयन की आकृति होती है, तो इसकी आकृति होती है कैसे, आप देखें, इसकी आकृति अगर आप चेक करेंगे, CuH2O का होल 4, अच्छा यहाँ पर आप देखें तो ये आपका हो जाएगा, तो देखिए यहाँ तो आपको चेक कर लेना है कि ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे 4 यहाँ पर लिगैंड का नंबर है, तो या तो 6 होता अगर, तब तो अष्टफलकी की बात करते, तो ये क्या हो सकता है, आप देखें यहाँ पर ये वर्ग समतलीय या चतुष्फलकी हो सकता है। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो H2O है आप देख रहे हैं, ये तो होगा नहीं, तो H2O क्योंकि 4 ही है, 6 तो है नहीं, तो यहाँ स्ट्रांग लिगैंड भी नहीं है, नहीं तो वर्ग समतली बनने का प्रयास करता, वो ऐसे भी Cu है, तो अब बाहर का ही लेना पड़ेगा, तो चतुष्फलकी है, ठीक है, कुछ गेस करके आप ऐसे निकाल देंगे। जटिल यौगिक के जलीय विलयन में आयनों की संख्या होती है, इसमें 2 Cl है और पूरा ये जटिल वाला, तो 2 1 3 है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। निम्नलिखित में कौन अध्रुवीय है, अध्रुवीय पूछ रहा है, तो ये तो पोलर है, ये भी पोलरिटी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, लेकिन ये CCl4 जो है यह नॉन पोलर है, याद रखे रहें, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखें, क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिय कर बनाता है, क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिय करेगा तो ये बना देता है Cl3 कार्बन और NO2, ठीक, इसी को क्लोरोपिक्रिन कहते हैं। अच्छा, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, अच्छा इसी को नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। और देखिए नाइट्रो फिर ट्राइक्लोरो मेथेन भी इसी को कहते हैं, तो सिंपल इसका तो ऑप्शन ये हो गया, इनमें से सभी ये सही हो गया, ठीक। अगला देखें क्वेश्चन, ये 41 नंबर का, IUPAC नाम लिखना है, तो सिंपल है, ऊपर से गिनिए, दूसरे नंबर पर ब्रोमो आया, दूसरे पे मेथिल आया, यानी ब्रोमो B से शुरू, मेथिल M से, तो पहले ब्रोमो आएगा, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक, ऑप्शन सी सही, ऑप्शन सी सही है। 42 नंबर का प्रश्न देखें, C2H5Cl प्लस एक्वस KOH है ना, ये C2H5OH बनाया और प्लस KCl, तो OHCl को रिप्लेस किया। OH क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, OH माइनस क्या है, वही तो आकर के जो इस पे जुड़ेगा, इस पे कौन जुड़ेगा, OH माइनस ही आके जुड़ा, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब इसी पर डिपेंडेंट होगा कि इसका नामकरण क्या किया जाए, तो न्यूक्लियोफिलिक आप इसको कह देंगे, और एक ग्रुप गया दूसरा आके जुड़ गया, तो वो उसको सब्स्टिट्यूशन, अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन इसे कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच को हम नाभिक स्नेही कहते हैं, या न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। और Cl को हटा के OH जुड़ा, मतलब क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया, तो इसलिए प्रतिस्थापी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन सही। 43 नंबर का प्रश्न देखें, निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में, क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है,
प्राइमरी अल्कोहल में कौन मूलक उपस्थित रहता है? प्राइमरी अल्कोहल में CH2 के साथ OH रहे तभी वो रहेगा। और ये तो 2 कार्बन इससे जुड़ जाएगा, ये तो सेकेंडरी है और ये वाला टर्शियरी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। 45 नंबर का क्वेश्चन आप जरा देखें, C2H5OH और CH3O तो सिंपल है, दोनों का अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न है और ये क्रियात्मक समूह बदल गया। इसमें अल्कोहल है, ये ईथर है, तो क्रियाशील समावयवी इसे कहेंगे फंक्शनल आइसोमर्स, इसे कह देंगे। ठीक है, फंक्शनल आइसोमर्स। बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है, तो बड़े पैमाने पर जो इसको पायरोलिग्नीयस अम्ल से बनाते हैं, बड़े पैमाने पर याद रखे रहना है, पायरोलिग्नीयस अम्ल के द्वारा। ईथर में उपस्थित क्रियाशील समूलक कौन है? ईथर वाला तो अभी आपने देखा है ना, ROR, ये ईथर में यही है आपका। ये तो अल्कोहल का है, ये एल्डिहाइड का है और ये कीटोन का है, तो इसमें ईथर पूछा था तो ऑप्शन बी। 48 नंबर का प्रश्न आप देखें, फिनाल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ अगर करवाते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल प्राप्त होता है, सिंपल। 49 नंबर का प्रश्न आप देखें, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र CnH2nO होता है। ठीक है, CnH2nO। 50 नंबर का प्रश्न आप देखें, निम्नलिखित में किसके अमोनिकल घोल को टॉलेन अमोनिकल घोल टॉलेन अभिकर्मक किसको कहेंगे? AgNO3, ध्यान दें, टॉलेन न से एन इसी में आएगा, याद किए रहिए, इसका एक अलग से ट्रिक है ये। और ये आपका हो जाएगा फेलिंग, तो यहाँ टॉलेन पूछा था, सी ऑप्शन याद रखे रहिए। 51 नंबर देखें, ये IUPAC ने पूछा है तो यहाँ गिन लो, 1 2 3 4। तीसरे नंबर पर मेथिल, 3 मेथिल 4 कार्बन है, ब्यूट प्लस एन और CHO को अल कहते हैं, तो ब्यूटेनल, 3 मेथिल ब्यूटेनल, ऑप्शन डी, 3 मेथिल ब्यूटेनल, ऑप्शन डी, याद रखे रहिए। आगे देखें, 52 नंबर का प्रश्न, 2HCHO प्लस NaOH से एक तो ऑक्सीडाइज हो गया और एक रिड्यूस हो गया, तो इस तरीके से ये आपका कैनिजारो रिएक्शन कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, 53 नंबर का प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एल्डिहाइड एवं कीटोन का अंतर करते हैं? तो ये चाहे फेलिंग रहे, टॉलिन रहे, इन्हीं स्कर्बी करते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। 54 नंबर का प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन अम्ल विनेगर में उपस्थित है? तो एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये आपका आसान सा प्रश्न। और इसमें अगर आप ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम लोगों के स्टमक में भी रिलीज होता है, आप जानते हैं, ये ऑक्जेंटिक सेल द्वारा। टार्टरिक अम्ल, ये टार्टरिक अम्ल इमलिन पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल आप जानते हैं, ये नींबू में, इन सब में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल विनेगर में, तो याद रखे रहें। 55 नंबर का प्रश्न देखें, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील समूह है। कार्बोक्सिलिक का ये एमाइड का है और ये एस्टर का है, ये एसिड क्लोराइड का है। ठीक, 56 नंबर का प्रश्न आप जरा देखें, निम्नलिखित में सबसे निर्बल अम्ल, निर्बल मतलब दुर्बल यानी वीकेस्ट एसिड यहाँ कहा है, तो यहाँ तो एक क्लोरीन जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H निकलेगा, 2 क्लोरीन और तेज खींचेगा तो H निकलेगा, 3 क्लोरीन और खींचेगा तो H आराम से निकलेगा। सबसे वीकेस्ट A है, कोई क्लोरीन नहीं जुड़ा। निम्नलिखित में कौन लैक्टिक अम्ल है? लैक्टिक अम्ल CH3CHOH, ये तो आप रटाया, ऑप्शन बी, CH3CHOH, ये तो आप जानते हैं, ये क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ आपका लैक्टिक पूछा है। अणुसूत्र C3H9N के द्वारा निरूपित किया जाता है, तो ऐसे बना चेक कर लोगे जब ना, अपने आप पता चल जाएगा। एक यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 8 9 जुड़ गया, 3 कार्बन और 1 नाइट्रोजन,
तो ये वाला अगर ऐसे NH2 अगर जुड़ा रहता है ना तो इसको प्राइमरी एमीन कहते हैं। सेकेंडरी इससे बनाएंगे तो 8 ही हाइड्रोजन होगा। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में ऐसे बनाएंगे, एक कार्बन दो कार्बन इधर एक कार्बन इधर बनाना पड़ेगा, तो 1 2 3 हाइड्रोजन, और इससे तो जुड़ेगा नहीं, लोन पेयर है, 3 हाइड्रोजन, और ये 4 5 6 7 8 ही। तो इस तरीके से इसका ए ही सही होगा। टर्शियरी में एक और कम हो जाएगा। 59 नंबर देखें, एमीन में नाइट्रोजन का संकरण। एमीन में अगर आप देखें नाइट्रोजन का संकरण, तो नाइट्रोजन का संकरण sp3 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहीं से आप पकड़ लीजिए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और ये वाला भी सिग्मा गिन लीजिए लोन पेयर को भी, तो 4 सिग्मा अगर है तो sp3 संकरण है। ठीक। 60 नंबर का देखिए प्रश्न, आप ध्यान दीजिए। एथिलेमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर, एथिलेमीन का अगर अभिक्रिया आप नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं तो एथिल एल्कोहल बन जाएगा। क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल C2H5OH। ठीक। 61 नंबर का प्रश्न आप जरा ध्यान दें, निम्नलिखित में सबसे निर्बल भस्म है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे दुर्बल आपका यही है NH3। ठीक है, NH3 ही है सबसे दुर्बल, और इसमें इसको याद रखे रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछता है। और एक बात इसमें ज़रा ध्यान दें, जैसे जब कभी अगर आप चेक करेंगे तो इसमें इस तरीके से देखने को मिलता है, जैसे सबसे ज़्यादा जो होता है, सबसे ज़्यादा वो मेथिल के केस में, ध्यान दें मेथिल है यहाँ, इसके केस में सेकेंडरी वाला होगा, उसके बाद तब प्राइमरी होगा, फिर टर्शियरी होगा, और उसके बाद नंबर आएगा NH3 का। तो ये सबसे कम हो गया, और सबसे ज़्यादा अगर पूछता तो यहाँ C वाला ऑप्शन हो जाता, सबसे ज़्यादा में। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके एथिल के केस में तो अलग रहता है, ये मेथिल केस में अलग है, ध्यान दें। सुक्रोज का जल अपघटन, सुक्रोज का जल अपघटन इन्वर्जन इसमें कहा जाता है। इन्वर्ट हो गया मतलब दो मोनोमर कह रहे हैं, 2 मोनोसैकराइड जुड़ते हैं तब डाइसैकराइड बनता है सुक्रोज। और अगर फिर सुक्रोज से हम मोनोसैकराइड प्राप्त करना चाहें तो उसको इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, इन्वर्जन। एमिनो अम्ल में ये भी पाया जाएगा, एमीन ग्रुप भी, और COOH ग्रुप भी पाया जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं केवल NH2 नहीं, ये दोनों पाए जाते हैं अमीनो अम्ल में। बहुत से आप देखते हैं, है ना, 20 अमीनो अम्ल आवश्यक अनावश्यक, वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन आप देखें, निम्नलिखित में कौन साधारणतया शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता? विटामिन शरीर में नहीं बनाते। ठीक है, ये एंजाइम प्रोटीन हार्मोन ये सब बन जाता है, लेकिन विटामिन नहीं। ठीक है। संघनन बहुलक का उत्पाद है, संघनन बहुलक का उत्पाद नायलॉन 6 है। संघनन बहुलक किसे कहते हैं? ये वाले क्या हैं, ये सब आपका एडिशन में आ जाएंगे, है ना, योगात्मक बहुलक का उत्पाद है। संघनन में कुछ छोटे से कुछ अणु भी बनते हैं, जैसे पॉलीथीन किससे बना है? पॉलीथीन अगर आपसे पूछा जाए तो ये आप कहेंगे इथाइलिन से बना है। इथाइलिन में बस डबल बॉन्ड हटाइए, जोड़ते चले जाइए। ठीक है। टेफ्लॉन किससे बना है? तो टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरो इथाइलिन से, इसमें भी डबल बॉन्ड हटाइए, जोड़ते चले जाइए। PVC वाइनिल क्लोराइड से, इसमें भी डबल बॉन्ड हटाइए, जोड़ते जाइए। नायलॉन 6 किससे बना होता है? ये नायलॉन 6 याद रखिए, यह हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड से बना होता है, और इसमें कुछ न कुछ छोटे अणु यानी वाटर भी बनते हैं। ठीक है, और जिसमें अगर कोई छोटे अणु भी बने साथ में तो वही आपका संघनन बहुलक कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 6 नंबर का आपका सही है। कभी मोनोमर इसका पूछा जाए तो आप बताएंगे हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड। ठीक है, एडिपिक एसिड ये याद रखे रहिएगा कि बहुत पूछता है कि हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड ये किसका मोनोमर है? तो नायलॉन 6 का। 66 नंबर का प्रश्न जरा देखें, पहला औद्योगिक रूप से संश्लेषित रबर क्या है? तो पहला जो था वो आपका आइसोप्रीन से बनाया गया था, नियोप्रीन।
ये औद्योगिक रूप से, और इसमें कहीं ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, याद रखे रहना है। कभी कोई पूछे ब्यूनायन रबर कैसे बनता है, तो ब्यूनायन ये 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल से बनता है। ये जो देख रहे हैं 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल से बनता है, और ब्यूना यस जो देख रहे हैं यह 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन से बनता है। तो यहाँ पर तो ये याद रखे रहिए कि इनमें से कोई नहीं है। अगर दिया होता नियोप्रीन दिया होता, नियोप्रीन ये किससे बना होता है, आइसोप्रीन से, और ऑप्शन में कहीं अगर आइसोप्रीन भी, इसका मोनोमर आइसोप्रीन ही है, आइसोप्रीन या नियोप्रीन, क्योंकि इसी आइसोप्रीन से नियोप्रीन बना है। तो अगर ये देता तब आप सही मानते, लेकिन कहीं नहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। 67 नंबर का प्रश्न आप जरा ध्यान दें। फिनाल निम्न में किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो फिनाल से तो बैकेलाइट बनाते हैं, फिनाल से बैकेलाइट बनाया जाता है, याद रखे रहना। 68 नंबर का प्रश्न आप ध्यान दें। 68 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार कम करता है। बुखार में देखिए कभी पायरेटिक ये जुड़ जाए ना, इसका मतलब है हीट होता है, तो बुखार को कम करेगा ये एंटी पायरेटिक। पायरेटिक मतलब टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर को कम करेगा जो, वही एंटी पायरेटिक कहा जाएगा। एनाल्जेसिक जो होता है वो क्या होता है, ये देखिए एनाल्जेसिक जो होता है इसको हम लोग पेन किलर के कहते हैं, क्या कहते हैं, पेन किलर। ये पेन किलर कहा जाएगा, पेन किलर यानी दर्द निवारक इसके अंतर्गत आएंगे। एंटीबायोटिक जो आप देख रहे हैं ये तो प्रिवेंटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया द्वारा होने वाले जितने इन्फेक्शंस हैं उसको रोकता है या फिर बैक्टीरिया को मारता है, तो ये तो एंटीबायोटिक में आ जाएगा। एक देखें ट्रैंक्विलाइजर्स यानी उपशामक क्या होता है, ये स्ट्रेस और टेंशन को दूर करता है, ध्यान दें। इसके लिए जानते हैं आप, जैसे इक्वेनेल हुआ, क्लोरोडाजा, देखिए इसकी मेडिसिन को बोलना बड़ा कठिन हो जाता है। इक्वेनेल हो गया, और ये क्लोरोडाइजिपसाइड, ये सब उपयोग में आते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स में। तो यहाँ एंटीपायरेटिक पूछा था, तो एंटीपायरेटिक याद रखे रहिए। एस्पिरिन भी होता है, पैरासीटामॉल भी होता है, ये सब आपका एंटीपायरेटिक में यूज किए जाते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। 69 नंबर का प्रश्न आप जरा ध्यान दें। 69 नंबर का प्रश्न, निम्न में प्रायः किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में होता है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग परिरक्षक में किया जाता है। 70 नंबर का प्रश्न आप जरा ध्यान दें। 70 नंबर का प्रश्न, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन सा है, तो इसमें क्लोरेम्फेनिकॉल जो होता है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप समझे रहिए। तो देखिए इसमें अब आज तो ये 70 क्वेश्चन ही हम ले रहे हैं, क्योंकि वीडियो इतना लंबा हो जा रहा है ना डिटेल में समझाने में। तो अब हम इस सेक्शन बी को, जो शॉर्ट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अलग से वीडियो इसका बनाएंगे। ठीक है, तो आज क्या करेंगे कि बस आज इतना ही लेते हैं, केवल MCQ 70 प्रश्न। ठीक, यदि आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, और ये सारे जो क्वेश्चन हैं सॉल्व करवाएंगे हम इनको। ये ससंयोजक, इकाई सेल, आदर्श, अनादर्श, विलेन, वान ठाप, ये सब जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में भी जितने हैं, ये IUPAC नेम वाले भी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।